गुड आफ्टरनून यश। आवाज आ रही बेटा? यशराज चलिए, तो हम लोग काव्य खंड का चैप्टर पढ़ेंगे। हम लोग ने नागार्जुन तक पढ़ चुका था, ठीक है, हम लोग नागार्जुन तक पढ़ चुके थे। अब जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर है 7, गिरिजा कुमार माथुर, ठीक है, छाया मत होना, इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, दिख रहा है सबको? दिख रहा है यश? वॉइस अपनी वॉल्यूम थोड़ा सा तेज कीजिए बेटा, वॉइस क्लियर नहीं है, ठीक है। मैम दिख रहा है, दिख रहा है। गिरिजा कुमार माथुर का जन्म कब हुआ था? सन 1918 में गुना मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है। जो हमारे गिरिजा कुमार माथुर है, ठीक, गिरिजा कुमार माथुर जी हैं, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था सन 1918 में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश, ठीक, मध्य प्रदेश। प्रारंभिक शिक्षा इनकी कहाँ से हुई थी? प्रारंभिक शिक्षा थी इनकी झांसी उत्तर प्रदेश में। ग्रहण करने के बाद उन्होंने एमए अंग्रेजी व एलएलबी की उपलब्धि लखनऊ से अर्जित की। शुरू में कुछ समय तक वकालत की, बाद में आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्य करते हुए उनका निधन सन 1994 में हुआ, ठीक। इन्होंने क्या किया था? इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी, ठीक, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो कहाँ से थी? झांसी से हुई थी, ठीक है, झांसी उत्तर प्रदेश में। झांसी उत्तर प्रदेश में। और उन्होंने क्या किया था? एमए और अंग्रेजी व एलएलबी, लॉ जिसे कहते हैं, ठीक है, लॉ की पढ़ाई, एलएलबी को उपाधि लखनऊ से प्राप्त की थी, ठीक है, एलएलबी को उपाधि लखनऊ से अर्जित की। इनकी जो रचनाएं थी, इनके गिरिजा कुमार माथुर की जो प्रमुख रचनाएं थी, कौन कौन सी थी? नाश और निर्माण, धूप के क्या क्या है? धूप के धान, शिला पंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, ये काव्य संग्रह है इनका, ठीक है। जन्म कैद, ये इनका नाटक है। नई कविता, सीमाएं और संभावनाएं, ये इनकी आलोचना है, ठीक है।
नई कविता के कवि गिरिजा कुमार माथुर, मतलब नई नई जनरेशन या कह सकते या नई कविता के जो कवि हैं कौन है? गिरिजा कुमार माथुर जी रोमानी मिजाज के कवि माने जाते। कहाँ के कवि माने जाते हैं? कहाँ के कवि माने जाते हैं? रोमानी मिजाज के कवि माने जाते हैं। वे विषय की मौलिकता के पक्षधर तो है, परंतु शिल्प की विलक्षणता की नजरअंदाज कर जो पक्षधर तो है, परंतु क्या है, शिल्प की जो विलक्षणता है इनकी, उसको नजरअंदाज करके नहीं, चित्र को अधिक स्पष्ट करने के लिए वे वातावरण के रंग को भरते हैं। वे मुक्त छंद में ध्वनि साम्य के प्रयोग के कारण तुक के बिना भी कविता में संगीतात्मकता संभव कर सकते हैं। भाषा के दो रंग उनकी कविताओं में मौजूद हैं। वे जहां रोमानी कविताओं में छोटी छोटी ध्वनि वाले बोल चाल की शब्दों का प्रयोग करते, वहीं क्लासिक मिजाज की कविताओं में लंबी और गंभीर ध्वनि वाले शब्दों की तरजीह देते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में? अब इसके बारे में क्या बताया जा रहा है? इतना ही इनके बारे में बताया गया है। ठीक है, गिरिजा कुमार के बारे में, माथुर जी के बारे में। अब हम लोग, इन्होंने क्या लिखा है? छाया मत छूना कविता। ठीक है, छाया मत छूना, इसके बारे में पढ़ेंगे। पढ़ो यशराज। यश, मेरी आवाज नहीं आ रही। पढ़ो बेटा। नहीं पढ़ोगे? मैम आवाज नहीं आ रही मैम साहब। जैनब, मैम मैं पढ़ता हूँ। पढ़ो। यस मैम। पढ़ो कविता पढ़ो। छाया मत छूना मन होगा दुख दोना, जीवन में है सुरंग सूदियां सुहानी। अच्छा क्या लिखा है यार? मैम ये क्या लिखा है? छवियों के चित्र गंध फैली मन भावनी। तन सुगंध शेष रही बीत गई यमनी, कुतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुअन बन। क्या लिखा है? मैम ये क्या लिखा है? कहाँ पे? हर जीवित क्षण छाया, देखो लिखा क्षण है। छाया मत छूना। हाँ, हम पढ़ते हैं, सुनो। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी, छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुअन बनता हर एक जीवित क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। ठीक, उसके बाद क्या बताया जा रहा है? उसके बाद पढ़ो। पढ़ो यश, जैनब। पढ़ो यशराज। आवाज नहीं जा रही क्या बेटा? हेलो हेलो। यशराज आवाज नहीं आ रही है? मैम आपकी आवाज आ रही, मेरी आवाज नहीं जा रही है। अच्छा, और जैनब कहाँ गई? जैनब पढ़ो उसके बाद।
पढ़ो। चलिए हम ही पढ़ते हैं, आप लोगों को आवाज नहीं जा रही है। यहाँ तक पढ़ चुके थे। फिर उसके बाद है, यश है या ना वैभव है, मान है ना सरमाया, जितना ही दौड़ा तो उतना ही भरमाया, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। दुविधा हत साहस है दिखता है पंथ नहीं, देख सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं, दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर, जो न मिला फूल रस बसंत जाने पर, जो ना मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। यहाँ तक कविता समझ में आ गई। अब इसमें क्या कह रहे हैं कवि, क्या कहना चाह रहा है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि छाया मत छूना, अर्थात इसका क्या अर्थ है कि अतीत की पुरानी यादों में जीने के लिए मना कर रहा है। क्या बता रहा है यहाँ पर कवि, कवि क्या कहना चाह रहा है कि जो अतीत के क्या है, पुरानी याद है, ठीक है, अतीत के पुरानी यादों में जीने के लिए मना कर रहा है कि मतलब जो बीत चुका है उसे भूल जाओ और आगे बढ़ो। कवि के अनुसार जब हम अपने अतीत के बीते हुए सुनहरे पलों को याद करते हैं तो वे हमें बहुत प्यारे लगते हैं। इसमें कवि दो बातों को कह रहा है। पहले तो कह रहा है कि छाया मत होना, ठीक है, इसका ये मतलब है कि जो हमारी पुरानी यादें हैं, पुरानी यादों में जीने के लिए मना कर रहा है। लेकिन फिर कवि क्या कहता है कि जब हम अपने अतीत के बीतते हुए जो हमारा एक सुनहरा पल होता है और एक दुख भला, जो दुख होते हैं, दुख भरे पल होते हैं, उसमें से कवि सुनहरे पलों को याद करने के लिए कहता है। क्या कह रहा है कि जब हम अपने अतीत के बीतते हुए सुनहरे पलों को याद करते हैं तो वे हमें बहुत प्यारे लगते हैं। तो वो क्या होते हैं, हमें प्यारे लगते हैं। परंतु जैसे ही हम यादों को भूलकर वर्तमान में वापस आते हैं तो हमें उनके अभाव का ज्ञान होता है। हम तो उसमें तो जी लिए हैं, जो हमने अतीत में बिताए थे पल, उसको याद करके तो हमको हंसी आती है, बहुत अच्छा महसूस होता है। लेकिन जब हम उसे भूलकर वर्तमान जिसमें हम जी रहे हैं, जब उस याद में आते, उसमें वापस आते हैं तो हम उनके अभाव का ज्ञान होता है, मतलब वो हमारे सामने नहीं रहता है, वो पल बीत चुका रहता है, ठीक है। इस तरह हृदय में छुपे हुए घाव फिर से हरे हो जाते हैं। इस तरह से क्या है, जो हमारा हृदय है, हमारा दिल में है, दिल में हमारे छुपे हुए जो घाव है, जख्म है, वो फिर से क्या हो जाते हैं, ताजे हो जाते हैं और हमारा दुख भर जा, जो हमारा दुख है वो भर जाता है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि और क्या कहना चाह रहा है कि कवि अपने पुराने मीठे पलों को याद कर रहा है। कवि क्या कर रहा है, अपने पुराने पलों को क्या करता है, याद कर रहा है। ये सारी यादें उनके सामने रंग बिरंगी छवियों की तरह प्रकट हो रही है। एक छवि के रूप में क्या कर रही हैं, अपने पुराने पलों को याद करता है कवि, और क्या हो रहा है, जो उनके रंग बिरंगी यादें हैं उनको अपने सामने प्रकट करता है, उनकी यादों को, और जिनके साथ उनकी सुगंध भी है। कवि को अपने प्रिय के तन की सुगंध भी महसूस होती है। कवि के अनुसार क्या कह रहा है कि उसकी जो प्रिय है, उसकी जो महक है उसे महसूस होती है। यह चांदनी रात का चंद्रमा कवि को अपने प्रिय के बालों में लगे फूलों की याद दिला रहा है। क्या कह रहा है कवि
कि अपने अतीत के पलों को तो याद करते हुए कह रहा है कि उसके बालों में क्या था, फूल लगे हुए थे और उसे याद करता है। इस प्रकार हर जीवित क्षण जो हम जी रहे हैं वह पुरानी यादों रूपी छवि में बदलता जाता है। मतलब जो इस टाइम हम अभी जो पढ़ा रहे हैं ये एक ना एक दिन क्या हो जाएगा, पुराना हो जाएगा, हम आगे बढ़ जाएंगे और फिर यही बात को याद करके हमारा मन खुशी से झूम उठेगा। और क्या होगा कि हमारे कुछ अगर अच्छे पल बीते हैं तो हमारे दुख भरे भी पल बीते हैं। तो अगर हम अच्छे पलों को याद करके खुश होते हैं तो दुख भरे पलों को याद करके दुखी भी होंगे हम। तो यही कह रहा है कवि कि पुरानी अतीत की बातों को याद मत करो, जिसे याद करके हमें केवल दुख ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए कवि कहता है कि छाया मत छूना, होगा दुख दूना। मतलब जब हम अपनी छाया को छूते हैं, पुरानी अतीत के पलों को छूते हैं तो हमारा दुख दोगुना होता है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, यश है या ना वैभव है, मान है ना सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। अब प्रस्तुत पंक्तियों में कवि क्या कहना चाह रहा है कि प्रस्तुत पंक्ति में कवि यह संदेश देना चाहता है कि संसार में धन ख्याति मान सम्मान आदि पीछे भागना व्यर्थ है। किसके पीछे भागना हमारा व्यर्थ है? धन के प्रति, अपनी उपलब्धि के, अपनी प्रसिद्धि के प्रति। उपलब्धि तो हमें चाहना ही है, ठीक है, अपनी प्रसिद्धि, मान सम्मान, इन सब के पीछे भागना हमारे लिए व्यर्थ है। यह सब एक भ्रम की तरह है, यह सब एक सुविधा की तरह है। कवि का मानना है कि हम अपने जीवन काल में धन यश ख्याति इन सब के पीछे भागते रहते हैं। कवि क्या कहता है कि हम जीवन भर क्या करते रहते हैं, हम धन के पीछे, यश के पीछे, ख्याति के पीछे, उपलब्धि के पीछे, सम्मान के प्रति हम क्या करते हैं, उसके पीछे भागते रहते हैं और खुद को बड़ा और मशहूर समझते हैं। हम क्या समझते हैं, हम अपने आप को सबसे बड़ा समझने लगते हैं और हम लोकप्रिय मशहूर समझते हैं कि हम सब में क्या है, लोकप्रिय हो चुके हैं। लेकिन जैसे हर चांदनी रात के बाद एक काली रात आती है, उसी तरह सुख के बाद दुख भी आता है। कवि फिर क्या बताना चाह रहा है, कवि कहता है कवि कहता है कि जिस तरह से काली रात के बाद एक सुबह आती है या हर चांदनी के बाद एक काली रात आती है, उसी तरह हमारे सुख के बाद हमारा दुख भी आना संभव है, क्योंकि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आज सुखी में हम अपना जीवन बिता रहे हैं तो कल हमें दुख में ही अपना जीवन बिताना पड़ेगा। तो ये एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, सुख और दुख। तो अगर आज हम सुख में हैं तो दुख भी आएगा। कवि ने इन सारी भावनाओं को छाया बताया है। इन समय ये सब क्या है, एक छाया है। और क्या है, इन सबको छाया बताते हैं। हमें यह संदेश दिया है कि इन छायाओं के पीछे भागने में अपना समय व्यर्थ करने से अच्छा है कि हम वास्तविक जीवन की कठोर सच्चाइयों का सामना डट कर करें। क्या कवि कहना चाह रहा, अब क्या संदेश हम तक देना चाहता है कि इन छाया, इसे छाया बताया, सुख दुख को, ठीक है, धन वैभव को, अपने अतीत को, ठीक है, इन सब के पीछे भागना हमारे लिए व्यर्थ है। हमारे लिए क्या सही है कि हम अपने जीवन की, वास्तविक जीवन की कठोर सच्चाइयों का सामना करें। यदि हम वास्तविक जीवन की कठिनाइयों का सामना डटकर करेंगे तो क्या होगा, डट कर करें, यदि हम वास्तविक जीवन की कठिनाइयों से रूबरू, मतलब कि उनसे हम उनके सच्चाइयों में ढल जाते हैं और उनकी सच्चाइयों को जान जाते हैं, तो हमें इन छायों के दूर चले जाने से दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा।
और हमें इन सब के बारे में अगर हमको पता भी चल जाता है तो हमें क्या नहीं करना पड़ेगा, तो हमें इसका ज्यादा दुख नहीं होगा क्योंकि हम इसके बारे में पहले से जानते हैं। अगर हम धन, वैभव, सुख, समृद्धि इत्यादि के पीछे भागते रहेंगे तो इनके चले जाने से हमारा दुख और बढ़ जाएगा। अब समझ में आया कवि क्या कहना चाह रहा है, क्यों मना कर रहा है पीछे भागने से, कि धन, वैभव ये सब क्या है, प्रसिद्धि, ये आज है और कल नहीं रहेगी। अगर हम इसके पीछे भागेंगे और एक समय बाद वो हमसे दूर चला जाएगा तो हमें उसका दर्द दोगुना होता है। ठीक है, फिर कवि क्या कहना चाह रहा है, आगे की पंक्ति में क्या लिखा है लास्ट में, दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं, देहे सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं, दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर, जो ना मिला भूल उसे कर तू भविष्य वर्णन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। अब लास्ट पंक्ति में कवि क्या कहते हैं, कवि कहता है कि आज के इस युग में मनुष्य अपने कर्म पथ पर चलते चलते जब रास्ता भटक जाता है और उसे जब आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता तो वह अपना साहस खो बैठता। और लास्ट पंक्ति में कवि क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, लास्ट पंक्ति में कवि कहना चाहता है, कवि कहता है कि आज इस युग में क्या है, मनुष्य अपने कर्म पथ पर क्या कर रहा है, चलते चलते जब रास्ता भटक जाता है और उसे जब आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता, मतलब अपने एक हमारा रास्ता है कि हमें इसी रास्ते पे चलना है, अपने जीवन पे इसी में कर्म हमको करना है, लेकिन एक समय बाद आता है कि हम रास्ता अपना भटक जाते हैं। और क्या वो कह रहा है, कवि कहता है कि और उसे जब आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता है क्योंकि वह भटक गया है, उसे आगे का रास्ता नहीं दिखाई देता है तो वह अपना साहस खो बैठता है। कवि का मानना है कि इंसान को कितनी भी सुख सुविधाएं मिल जाएं वह कभी खुश नहीं रह सकता। ये मानव का नेचर है कि हमें जितनी भी सुख सुविधा हर चीजों की मिल जाए हमारा लालच हमारा बढ़ता रहता है। जैसे अगर कोई बच्चा क्लास में सेकंड आया है और कोई बच्चा वही जस्ट नंबर से पास हो रहा है या फेल है तो वो क्या कहता कि अगर 2 नंबर और मिल जाता तो हम इस क्लास को पास कर लेते। वहीं पे एक बच्चा ये है कि वो उसकी सेकंड पोजीशन आई है और वो कहता है कि मेरा 5 नंबर और बढ़ जाता तो मैं फर्स्ट डिवीजन आ सकता था। दोनों में अंतर क्या है, एक पास होने के प्रति लाल उत्सुक है और एक क्या कर रहा है कि एक फर्स्ट आने के प्रति। इंसान वो भी पास हो गया लेकिन उसकी मनसा जो उसकी लालच है वो कभी पूरी नहीं होती। तो ये मानव का क्या है, नेचर है कि जितनी भी सुख सुविधा दे दी जाए मानव कभी भी संतुष्ट उस चीज से नहीं होता और ना कभी वह खुश रह सकता है। अर्थात वह बाहर से तो सुखी दिखता है पर उसका मन किसी ना किसी कारण से दुखी हो जाता है। जैसे हम खुश दिखते हैं या सभी लोग क्या करते हैं खुश तो रहते हैं लेकिन उनका मन किसी ना किसी प्रकार से दुखी रहता है और दुखी हो जाता है। कवि के अनुसार हमारा शरीर कितना भी सुखी हो परंतु हमारी आत्मा के दुख की कोई सीमा नहीं है। हमारा शरीर जितना भी स्वस्थ रहे खुश रहे लेकिन जो हमारी आत्मा है वो क्या है, उसके दुख की कोई सीमा नहीं है। हम तो किसी भी छोटी सी बात पर खुद को दुखी करके बैठ जाते हैं, फिर चाहे वो शरद ऋतु के आने पर चांद का ना खिलना हो या वसंत ऋतु के चले जाने पर फूलों का खिलना हो। हमारा क्या नेचर है कि हम छोटी सी बात पे भी क्या होते हैं दुखी हो जाते हैं और दुखी करके बैठ जाते हैं। फिर चाहे वो क्या कह रहा है शरद ऋतु का आने का समय हो या फिर बसंत ऋतु का जाने का, और दोनों में फूल खिलते हैं उनसे हमें कोई मतलब नहीं। हम इन सब चीजों के विलाप में खुद को दुखी कर बैठते हैं
और इनका आनंद ना लेकर हम क्या करते हैं, खुद को दुखी महसूस करते हैं। इसलिए कवि ने हमें यह संदेश दिया है कि जो चीजें हमें ना मिले या फिर जो चीजें हमारे बस में ना हो, उसके लिए खुद को दुखी करके चुपचाप बैठे रहना कोई समाधान नहीं। लास्ट में कवि हमें क्या संदेश पहुंचाना चाह रहा है, कहता है कि जो चीज हमें ना मिले या फिर जो चीज हमें मिले, उसके प्रति हमारे क्या करना चाहिए, खुद को दुखी करके चुपचाप बैठे नहीं रहना चाहिए। और जब उसका कोई समाधान ही नहीं है तो हम क्या करें। इसलिए क्या कह रहा है, बल्कि हमें यथार्थ की कठिन परिस्थितियों को डटकर सामना करना चाहिए। हमारी जो परिस्थिति है उसका हमें क्या करना चाहिए, सामना करना चाहिए एवं एक उज्जवल भविष्य की कल्पना करनी चाहिए। और लास्ट में क्या संदेश देता है, कहता है कि जो चीज हमें मिल गई है अच्छी बात है, और जो चीज नहीं मिल रही है और जो चीज हमारे बस में नहीं है तो हम उसको हासिल करके क्या करेंगे। और कोई समाधान नहीं उसे प्राप्त करने का, जबरदस्ती तो कोई चीज हम ले नहीं सकते या किसी से छीन तो सकते नहीं हैं। जो हमारे हक में है, जो हमारे भाग्य में है, वो अगर वो मिल गया तो ठीक है, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं। और हमें क्या करना चाहिए, जो हमारी कठिन परिस्थितियां हैं, जो यथार्थ जीवन है, उसका डटकर सामना करना चाहिए और एक उज्जवल भविष्य की कल्पना करना चाहिए कि हमारा भविष्य उज्जवल कैसे बने। यहाँ तक समझ में आ गया सबको। तो इसीलिए इस कविता का नाम लिखा है छाया मत छूना, ठीक है। इसीलिए इस कविता का संदेश कवि यही देना चाहता है, क्योंकि मानव इस टाइम में क्या है, बहुत दुखी है और क्या करता है, वो लालसा करता है, उसके अंदर रहता है कि हमें मिल जाए सब कुछ, लेकिन उसे मिलता नहीं, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा है कवि, केवल एक संदेश लास्ट में देता है, क्या देता है कि हमें दुखी नहीं रहना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने उज्जवल भविष्य की कल्पना करनी चाहिए कि हमारा भविष्य उज्जवल कैसा हो। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। तो इसकी यही कवि का कहने का मतलब है। और अपने कविता में क्या कहा है, वो भविष्य का वर्णन करता है, ठीक है। भविष्य का वर्णन का मतलब है भविष्य का वर्णन करता है। और क्या कहता है कि सत्य को छोड़कर उसकी छाया से भ्रमित रहता है और जीवन की कठोर वास्तविकता से दूर रहता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें उज्जवल भविष्य की कल्पना करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए और अतीत के पलों को याद करके दुखी नहीं, ठीक है। तो इसमें से कविता लिख लीजिएगा, पहले इनका जीवन परिचय लिखिएगा, गिरिजा कुमार माथुर जी का। अच्छा उन्होंने बताया है, अच्छा संदेश दिया सभी के लिए, ठीक है। उनकी कविता भी अच्छी है, छाया मत छूना, ठीक है। तो इसमें की कविता लिख लीजिएगा, इनका जीवन परिचय लिखिएगा, बाद में इनका क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो बच्चे हैं, बाकी क्वेश्चन आंसर आपका भी बाकी है, वो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।